नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एससीओ समिट के बाद कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुखिया बीजिंग में रुके और उन्होंने बीजिंग में चीन की शान देखी। उनकी आर्थिक ताकत देखी या न देखी ये और बात है, लेकिन चीन ने विक्ट्री डे परेड पर जो अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश की है और कवायद की है, आप कह सकते हैं कि उसने संदेश अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को दे दिया। और ये संदेश ये है कि अब चीन बदल नहीं गया, बल्कि बदला हुआ चीन अपने इस स्वरूप में किस तरीके से पूरी दुनिया से अपेक्षा करता है कि वो चीन के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा चीन चाहता है। लेकिन भारत उस विक्ट्री डे परेड में हिस्सा नहीं लिया, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। उसके जो कारण है वो आप समझ सकते हैं। हमारे साथ सैन्य मामलों के और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हैं, जो बताएंगे कि वास्तव में ये सब है क्या। और चीन आज जिस ताकत को दिखा रहा है, ये ताकत भारत सैन्य रूप से मैं कह रहा हूं, ये ताकत भारत भी दिखा सकता था, लेकिन उसमें देरी हुई। और इस देरी के पीछे कारण क्या है? बहुत सी ऐसी बातें हैं। जो सड़क आज हम सीमा पर बना रहे हैं, वो चीन 20 साल पहले ही बना चुका है। माफ करिएगा मुझे ये हंसी, हालांकि ये तल्ख हंसी है, लेकिन दुख भी होता है कि हमने कुछ निर्णय बहुत देर में लिए हैं और चीन वास्तव में बहुत आगे निकल चुका है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जो रणनीतिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हार्ट टॉक भारत में। सवाल यही है कि विक्ट्री डे परेड पर चीन ने जो ताकत दिखाई, सर उसको आपने भी देखा होगा क्योंकि आप सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, रणनीतिक मामलों पर टिप्पणी करते हैं। क्या लगा, क्या संदेश दे रहा था चीन? सबसे बड़ी बात यह है दिवाकर साहब, थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम में लाने के लिए मुझे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो परेड्स होती हैं, ये परेड जो डिस्प्ले करती है अपनी मिलिट्री माइट का, इसके पीछे संदेश होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी फेमस परेड हुई थी, जब जर्मनी को मनाने के लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जाता था कि आप लड़ाई में यूरोप में मत अटैक करिए इत्यादि इत्यादि। और उस समय जब जर्मनी परेड दिखा रहा था तो वही हालत हुई थी। उसने अपने सारे वेपन्स दिखाए, यहां तक कि उसने एक चाल चली थी कि जब टैंक्स गुजरते थे और चलते जाते थे तो सर्कल मार के दोबारा वापस आ जाते थे। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं चल रहा था। मतलब कहने का मतलब है वो पूरा ये मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहा था कि हमारी ये ताकत है और हम ये कर सकते हैं। और उस समय जर्मनी जो था यूरोप को कॉन्कर करने की बात कर रहा था, ब्रिटेन के ऊपर अटैक करने की बात शुरू हो रही थी। मैं उन दिनों की 1939 के आसपास उसके बाद की बात कर रहा हूं। अब ये जो चीज जब आप देख रहे हैं, अब ये विक्ट्री डे परेड रशिया में भी होती है, सिमिलर परेड भारत में भी शुरू हो गई। रिपब्लिक डे परेड शुरू में हमारे सारी सैन्य शक्ति 3-3 घंटे तक चलती थी। वो बाद में परेड को छोटा किया गया। छोटा किया। मैंने तो रिपब्लिक डे परेड पे 20 साल कमेंट्री करी है, मुझे पता है कि ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। देखिए, चीन के ऊपर जो अत्याचार हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो चीन का जो ट्रंप ने जो उसमें ताना कसा कि तुम हमको शक्ति दिखा रहे हो, हम तो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने अपनी जान की आहुति लगाकर तुमको जापानीज से बचाया था। और जितने हमने अपने सैक्रिफाइस किए भारत के अंदर, उनके नए एयरफील्ड बनाने में सैक्रिफाइस किया। हिमालय के ऊपर से हम क्रॉस करते थे। सबसे बड़ी एयरलिफ्ट जो थी, लड़ाई की एयरलिफ्ट, वो थी सबसे बड़ी। हालांकि बर्लिन एयरलिफ्ट और बड़ी थी, पर वो पीस की एयरलिफ्ट थी। ये लड़ाई के दौरान एयरलिफ्ट थी। कहते हैं देखिए हमने इतनी चीज की तो तुम क्या मैसेज दिखा रहे हो। ये देखिए, ये तानाकशी होती है। पर चीन ये बता रहा था कि मेरे पर जो अत्याचार हुए, चाहे जिसने किए, अब वो नहीं कर सकता। अब मैं पूरा सेल्फ सफिशिएंट हूं और मैं अब अपना हित जानता हूं और जो मैं अपने हित में करना चाहता हूं वो करूंगा, ये कहा है। और वो चीन करेगा और चीन कर रहा है। आप देख रहे हैं उसने साउथ चाइना सी में
कितने आइलैंड्स ले लिए हैं, कितने जहाज डुबोता है, कितनी फिशरीज पे ऑक्यूपाई कर लिया है, चाहे फिलीपींस की बात हो, चाहे ब्रुनई की बात हो, चाहे जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं, ताइवान के ऊपर वो अपना अख्तियार जमाने की कोशिश कर रहा है, सबको डराया हुआ है उसने। क्वाड्स जो बन रहा है वो चाइना को मद्देनजर देख के बन रहा है। ये सारी बातें, और वहां पे भी भारत की भूमिका है। भारत क्वाड्स ज्वाइन कर चुका है, पर मिलिटराइजेशन की बात नहीं कर रहे। तो चीन ने जो ये काम किया, ये एक्चुअली सबको दिखाने के लिए था कि मैं जो अब कर रहा हूं वो करूंगा, रशिया मेरे साथ है। और इस समय मैं उसने मैसेज ये भी दिया कि मैं अपने लोगों के, मैं जो भी सूझबूझ के साथ काम कर रहा हूं, भारत के साथ प्यार मोहब्बत की बात, माफ करना इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि मैं पैसिफिकेशन की बात कर रहा हूं, वो शायद वो आगे चल के पता चलेगा। भारत इस बात को लेके चुप बैठा हुआ है और वो देखना चाहता है कि अब चीन क्या आगे करता है, तभी चीन की परेड में ज्वाइन नहीं किया। अगर चीन ये कह देता कि मैं अपना नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारे अपने सारा का सारा मैं बंद कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ और अब और टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, तब शायद भारत अपना माइंड चेंज करता। नहीं किया, भारत भी चुप करके देख रहा है। पर मैसेज ये गया है कि ईरान मेरे साथ है, रशिया मेरे साथ है, मैं, ये मेरी ताकत है, तुम बताओ तुम क्या हो। ये उसने मैसेज दिया बहुत अमेरिका। बहुत अहम बात सर आप कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि वो दिखाना चाहता है कि मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। संदेश पूरी दुनिया को है। और आपने जो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था उसमें आपने ये कहा था कि भारत को वॉच करना चाहिए कि चीन की गतिविधियां क्या चल रही हैं। बिल्कुल, चीन की निश्चित रूप गतिविधियां से हैं। एक बड़ा अहम सवाल है, शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। चीन आज इसलिए भी इतरा सकता है क्योंकि भारत के टेस्टेड फ्रेंड के साथ उसकी गलवहियां चल रही हैं। और इस स्थिति में कैसे बैलेंस करे भारत, ताकि चीन को यह भी पता चले कि हम तुम्हें वॉच भी कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से अगर व्यापारिक गतिविधियां जो भारत को नुकसान न पहुंचा रही हों वो चीन करने के लिए तैयार हो जाए, इतना हम प्रेशर बना दें। प्रोफेसर माफ करिएगा बख्शी सर, क्या आपको ये लगता है कि भारत ये सब कुछ करने की स्थिति में है और चीन इसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो भी मान चुका है कि भारत भी हमारे बराबरी पर तो नहीं लेकिन मुझसे कम ही दूरी पर वो है पहुंच चुका है। देखिए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, अपने बात लंबी करी। ये टेस्टेड फ्रेंड क्या मतलब, आपने जो भी बोला, इसलिए किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं रूस की बात कर रहा हूं। हाँ, टेस्टेड फ्रेंड रूस की बात है, बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूं। चीन ने मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे टेस्टेड फ्रेंड के आगे बोल रहा हूं और मैं देख रहा हूं, पर रूस इस समय इस बात पे कुछ आपत्ति नहीं जताएगा, क्योंकि रूस चाइना का भी फ्रेंड है, उतना ही फ्रेंड है जहां तक चाइना से बात चल सकती है। हालांकि चाइना के साथ में भी उसका बहुत संघर्ष चल रहा था एक समय में, उनके ऊपर भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए हैं, बुर्गी में भी मारपीट हुई है, हालांकि और नहीं हुई जैसे होनी चाहिए, वो नहीं हुई, पर उनके ऊपर भी जैसे कि हमारा गलवान में हुआ है, उनका उससे भी ज्यादा हुआ है। हुआ है। तो ये बात नहीं है कि वो नहीं हुआ, पर रशिया इस सब को देख रहा है। पर रशिया इस समय, देखिए, भूमिका रशिया की अब वो नहीं है जो पहले थी। अब जो रशिया है, जब हाथियों के झुंड की जब लड़ाई होती है लीडरशिप के लिए, तो जो लीडरशिप हार रहा होता है वो उसको एकदम से नहीं बाहर निकाल लेते, वो अपनी सेकेंडरी पोजीशन अख्तियार करता है। एग्जैक्टली अभी रशिया की सेकेंडरी पोजीशन है, वो उसको पता है कि उसको चाइना के फाइनेंसेस पे डिपेंड करना है, चाइना ही उसको फाइनेंस कर रहा है, हालांकि उसको पता है टेक्नोलॉजी रशिया देगा। तो चाइना और रशिया इस समय साझेदारी कर रहे हैं और चाइना को पता है भारत और रशिया की क्लोजनेस, वो क्योंकि रशिया और भी भारत भी रशिया के आर्म्स पे डिपेंड करता है। ये तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप जो कहते हो कि अब भारत की क्या स्थिति रहेगी, बिल्कुल यही सवाल है। भारत की स्थिति, भारत की अभी जागरूकता चल रही है। जागरूकता का मतलब है जो मैसेज क्लियर होना था कि हम बहुत पिछड़ गए हैं,
इस रेस के अंदर हमके ऊपर 4-5, अगर आप 10,000 मीटर दौड़ते हैं या 5,000 मीटर दौड़ते हैं, जब एथलेटिक्स में मैंने भाग लिया है, जब जब एक रनर आपको बहुत लीड दे देता है, तब आपको प्रॉब्लम आती है कि आप अपने बची कुची एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करके वो लीड को कम करें। एग्जैक्टली वही बात हो रही है। भारत को अब देखना है कि लीड कम कैसे करें, क्योंकि हमने सुस्ती तो दिखा दी। पिछली गवर्नमेंट्स ने सोए रहे, देखिए जी आप सड़क मत बनाइए नहीं तो चीन अंदर आ जाएगा। वहां चीन सड़क ही नहीं, रेलवे लाइन बना के अपने टैंक्स बॉर्डर पे ला रहा है, और तुम यह सड़क बनाने में शर्मा रहे हो। ये देखिए जो हालत थी, ये हमारी जो हालत, लोगों को पता नहीं, हमारी मीडिया ने कभी रिपोर्ट नहीं ठीक करी, हमारे लोगों को पता नहीं था। ये जागरूकता हमारे को आ सकती थी, पर हमारी सिचुएशन ही ऐसी थी, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि छोटी मोटी सियासतें, पॉलिटिक्स, उसको पलटा, ये पार्टी, वो इलेक्शन, ये इसमें सारा अपना टाइम निकल गया। और आपने जो बॉर्डर की बात, चीन आपसे 20 साल आगे है। जो चीन ने आज बिल्कुल आगे। किया, बहुत टाइम लगेगा। आपको पता होना चाहिए 3,800 किलोमीटर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक उनके रेलवे स्टेशन हैं, उनके टैंक हार्बर्स हैं, टैंक आते हैं रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, वहां से फिर जाते हैं। उनकी रेलवे लाइन अब अक्साई चीन जा रही है, उनका सारा का सारा। उसने अक्साई चीन कैसे ले लिया हमारा? कल मैंने आपको बताया, जब हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, चाइना से 62 में हार गए, इसमें हमने प्रॉब्लम की, क्योंकि चाइना को पता है हमारी जो कमियां हैं, उसकी सबसे बड़ी हमारी कमी है, हम वी डू नॉट थिंक इन मिलिट्री टर्म्स। हम सोचते नहीं है। यहां तक की होता है कि जब when the time of difficulty is over, then the soldier is slighted and the god is forgotten। वही बात है। हम आजकल आप देखेंगे कि फौज की खिल्ली उड़ाना, उसको डाउनग्रेड करना, उसको ऑर्डर प्रोटोकॉल में, एनएफएफयू में, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये दर्शाती हैं कि अभी भी आपके माइंडसेट में आर्म फोर्सेस आर नॉट वेयर दे शुड बी। ये प्रॉब्लम है हमारी। वो चाइना को पता है, चाइना को पता है, क्योंकि चाइना का मेन फोर्स है आर्मी। जो भी कंट्री आगे बढ़ता है, आप रामचंद्र जी से लेके अभी तक के जितने भारत में राजे हुए हैं, आप देख लीजिए किसके थ्रू ऊपर उठे हैं, फौज के थ्रू। 1947 तक कोई ऐसा राजा नहीं था जिसके फौज के थ्रू नहीं उठा हो। कृष्ण भगवान, रामचंद्र जी, अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, नंदगुप्त, किसी का कभी नाम ले लीजिए, सारे के सारे फौज। फौज जब तक आपके राजा के अंडर नहीं है और राजा नहीं कमांड कर रहा, आप कुछ नहीं कर। बहरहाल सर, ये पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, मैं आपसे इसमें थोड़ा सा इंटरवेंट कर रहा हूँ। फौज हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है फौज, ये एक आम भारतीय मानता है। पिछले भारतीय मानता है सिर्फ निबंधों में और कविताओं में, बस। आप ये मेरे को मत बताइए कितना मानता है। अगर मानता होता तो आपको पता नहीं, आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा, मेरे सब पढ़े लिखे। फौज को ऑर्डर और प्रोटोकॉल में क्यों डाउन किया जाता है हर लड़ाई के बाद? उसकी पेंशन क्यों कम हो रही है? यहां तक फौज अब कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। देखिए हमारा अभी जो है ना डिस्कशन कहीं और जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि चाइना को पता है कि उसकी फौज जो है उसका इस्तेमाल वो वैसे कर सकता है, वो तभी उसने तैयार की है। भारत ने फौज को अपना तैयार नहीं किया, तभी आपकी फौज पैदल जाती है, पहुंचने में, बॉर्डर में पहुंचने में टाइम लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि चाइना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे निकल गया है। इसको आप किसी भी तरीके से इंग्लिश या हिंदी में इसका अनुवाद कर लीजिए। बात सारी ये है, चाइना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए आगे है क्योंकि चाइना को पता है कि फौज की अहमियत क्या होती है। सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा यहाँ, आप तो इसके विशेषज्ञ हैं और मैं भी सैन्य मामलों पर थोड़ा दखल तो रखता हूँ जानकारी के हिसाब से। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर चाइना इतना आगे जा चुका है तो अब तक ताइवान को कब्जा क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसकी इंटरनल जो मामला है उसमें ताइवान, वो भी चाइनीज हैं, उनके भी रिलेशन भावे हैं, दोनों के आपस में बहुत सोशियो इकोनॉमिक
कनेक्शंस हैं, वो एकदम एक ही अंग थे पहले, ये अलग नहीं है। मैंने तो माना चाइना मैंने माना तो जब अंग है तब तो उसको चाइना इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसकी फौज कमजोर है। चाइना इसलिए अभी रुका हुआ है कि वो पॉलिटिकली उसने अपना वो इक्वेशन नहीं तैयार कर पाया है जो उसको चाहिए। तो वो फौज की कमी के कारण नहीं रुका कि आप सोच रहे हैं कि उसकी फौज कम है इसलिए रुका है, नहीं। चाइना फौज की कमी के कारण नहीं रुका। चाइना अभी ये इस पॉलिटिकल इक्वेशन पे फोर्स नहीं आया है। तो वो सोचता है कि मैं अभी इसको और ठीक ढंग से करूं ताकि आफ्टर ऑल वो भी हमारे चाइनीज वही रिश्तेदार हैं सारे के सारे। जहां तक मेरी एक एक जानकारी है सर, आप अगर मैं करेक्ट नहीं हूं तो उसे करेक्ट करिएगा, 22 देशों के साथ उसके सीमा विवाद चल रहे हैं, इवन बिल्कुल, उसमें रूस भी शामिल है। हाँ, रूस तो था बहुत और मेजर यहाँ था। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया के किम जोंग पहुंचे थे, उनके साथ भी सीमा विवाद है। बिल्कुल है, किसके साथ लेकिन नहीं है। किसी के साथ आज तक वो सीमा विवाद हल नहीं कर पाया। पहली बात, मैं उसके एक नेशनल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, पहली बात। हाँ हाँ, दूसरी बात, जो जमीन आपकी नहीं है उसको उसने एक्सेप्ट किया कि वो हमारा है, और आप भी एक्सेप्ट करिए, मतलब वहां पर जाकर के बैठ जाना और फिर कह देना ये हमारा है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको भी बताता हूं। फिर साउथ चाइना सी पूरा, जो जहां बिल्कुल, पर वो सारे, मैं आपको कह चुका हूं। वो आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सिंपल सी बात है। चाइना के हाथ में लाठी है और वो ले रहा है, कह रहा है मैं ले रहा हूं तुमसे। क्या हमें उसे बैलेंस करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, कैसे? क्यों नहीं? और क्यों नहीं? मैं ये आज से 40 साल पहले क्वेश्चन पूछते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, आप 40 साल बाद पूछ रहे हैं यही ये तो सवाल क्वेश्चन। है बख्शी हमने सर। उसको बैलेंस, ये क्वेश्चन हमको 40 साल पहले पूछना चाहिए था और हमको ये कर लेना चाहिए था बैलेंस, मैं हमने आप नहीं किया। मैं आपसे अब यही तो, अब पॉलिटिकल मामला आ जाएगा, उस पे भी आपको बोलना चाहिए क्योंकि आप नहीं, इस देश के नागरिक पॉलिटिकल भी हैं। मामला नहीं है, ये सच्चाई है, हाँ, ये दीवारों पे लिखा हुआ है। अगर 40 साल पहले हम सोचे होते, और सोचना तो हमको 1962 से पहले था, और बिल्कुल, आज भी चीन कुछ उसी रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए कम से कम हमारे जैसे व्यक्ति जो राजनयिक मामलों पर ज्यादा बोलते हैं, टिप्पणियां करते हैं, वीडियोस देते हैं, वो ये मानते हैं कि हमको चीन पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इसमें गलत कहाँ है? मैं आप मेरा हमें तो सवाल, नीति कहती मेरा है। सर सवाल सुन तो लीजिए। उसमें चाइना जो पॉस्चर दे रहा है, मैं खुलेआम कह रहा हूं, कांग्रेस का शासन था या कांग्रेस समर्थित सरकारों का शासन था, और जिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का वर्क आज आप देख रहे हैं पिछले 10-11 सालों में, ऐसा इसके पहले नहीं दिखा था। और मैं नाम नहीं लेना चाहता उन प्रधानमंत्रियों की या उन रक्षा विशेषज्ञों की जो उस समय के सरकारों के समय कहा करते थे कि ये रिमोट एरिया ज्यादा डेवलप कर दिया जाएगा तो वो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, और आज हम उसी चीज को डेवलप करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे सीने पे चढ़ जाएंगे अगर तुम करोगे। तो हमने आंख में आंख डाल करके बात करने की शुरुआत कर दी है। बख्शी सर, आप जैसे लोग अब इसमें क्या ऐसा सरकार को बता सकते हैं कि अभी क्या क्या और तेज करिए? क्योंकि आप तो वायुसेना के मामलों के विशेषज्ञ हैं, जमीनी सेना के, नौसेना के। हम चीन को बिल्कुल बैलेंस करने की स्थिति में नहीं अगर लाएंगे अपने आप को, तो हम प्रॉब्लमेटिक फेज में रहेंगे। सच्चाई ये है। दिवाकर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपने मेरे मुंह की बात छीन रहे हैं आप जी, कि हमने कुछ कदम उठाने थे। आपने खुद कहा 40 साल पहले आपको ये मैं आप में से बात मानते हैं कि अगर हमने शुरू कर दिया होता तो 62 के बाद में हमें दिन देखने को नहीं मिलते। पर हमको अपने से पूछना चाहिए। आप और मैं चुप करके बैठ के पूछे, यार क्यों नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया। एक आराम से पूछे, विदाउट इवन पॉइंटिंग एट एनी प्राइम मिनिस्टर और एनीबॉडी, राइट, क्यों नहीं किया। राइट। और हाँ, मैंने नाम हमने भी नहीं लिया। कोशिश जी, नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि पहली बात, हम नहीं चाहते थे कि हम फौज का पे इतना ध्यान दें ताकि हमारे को और बाकी कामों से हमारे को फिर फुर्सत हो जाएगी, मतलब बाकी हम ध्यान ना दें। जो पॉलिटिकल बॉडी थी, उनका माइंड उन्होंने कहीं और लगाया हुआ था। दैट इज व्हाई फौज को कोई अहमियत नहीं थी। हम्म, और क्योंकि आपके पास कोई थ्रेट नहीं थी ऐसी कि कोई दुश्मन चढ़ा आ रहा है
और अगर किसी ने कहा, देखिए जब आपकी 48,000 स्क्वायर किलोमीटर गई तो पार्लियामेंट में क्या बोला गया? नेहरू जी को पूछा तो उन्होंने क्या बोला? देखिए वहां तो वो तो एक घास भी नहीं उगती है, वहां उसका क्या है? तो फिर महावीर त्यागी ने क्या कहा? आई थिंक नाम महावीर त्यागी था कि साहब पंडित जी मेरे गंजे सिर को देख लीजिए, एक भी बाल नहीं उगता, वो भी दे दीजिए चाइना को। कहने का मतलब है ये हालत हो गई थी कि हमारी जो थिंकिंग थी वो टोटली नॉन मिलिट्री, ना हम मिलिट्री को अहमियत देना चाहते थे और ना ही चाहते थे कि मिलिट्री हमारी सोसाइटी में बढ़े। और हमको आपको एक और बात बता दूं, इन 50s किसी ने फैला दी थी ये बात कि फौज से ध्यान रखो, कंबोडिया में, थाईलैंड में, बर्मा में, पाकिस्तान में कू हो रहा है, अगर फौज ज्यादा उठेगी तो ये कू कर देगी। और इसीलिए ये था ब्यूरोक्रेसी का खेल। ब्यूरोक्रेसी चाहती थी हायर राइट, राइट। अपॉइंटमेंट्स इन द मिनिस्ट्री ये हमारे को मिले, तो देने के लिए आप फौज को डाउन करोगे ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में। अरे भैया पुलिस कप सुन लीजिए, पुलिस कप्तान कैप्टन होता था, अब एसपी जिसमें कैप्टन, अब एसपी को कर्नल बना दिया आपने। आपने क्या कहते हैं जो कहां पे डिप्टी सेक्रेटरी होता था नीचे, आप उसको ब्रिगेडियर के लेवल पे ले आए। डीआईजी लेफ्टिनेंट कर्नल फुट कर्नल के बीच में होता था, उसको आपने ब्रिगेडियर बना दिया। क्योंकि वो फौज को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहते, राइट। ना ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं, ना उनका बजट इंक्रीज करना चाहते हैं। और आपने खुद ही बोल दिया कि बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होने दिया। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बीआरओ की आपने बात करी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी दुनिया कहती है हमारे को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, पर आपने उसका इस्तेमाल ठीक नहीं किया। जब इस्तेमाल ठीक नहीं किया तो ये हुआ ही बात। तो आप जितनी बात कही है बिल्कुल ठीक है, ये हमारी जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल टू गेट द आर्मी रेडी। और ये गलत, हमारे को लगता है किसी ने गलत डेफिनेशन दी थी कि सिविल ओवर मिलिट्री होना चाहिए। ये सिविल ओवर मिलिट्री जो बात है ना, ये बड़ी मिसलीडिंग बात है। फौजी कहेगा, सुनिए, फौजी ये कहेगा क्या मैं देश नहीं हूं, मैं पीपल नहीं हूं, मैं भी तो वही हूं, मैं भी वोट देता हूं, तो मेरे को क्यों डाउन डाउन करने की कोशिश कर रहे हो? सिविल और मिलिट्री नहीं होता। देयर इज people is the leader of the masses, people, government is the servant of the people. So and in bureaucracy and फौज is the instrument of serving. तो आप वो वहीं के वहीं रहने चाहिए। फौज सरकार यही ना कह देगी किसी मेरे एक, जब मैं साउथ ब्लॉक में था, एक किसी ने ब्यूरोक्रेट जो हमारे डिपार्टमेंट को चला रहा था, उसने मेरे को ये कह दिया, योर पॉलिटिकल मास्टर्स विल बी अनहैप्पी। मैंने उसको जवाब दिया, प्लीज डोंट कॉल देम पॉलिटिकल मास्टर्स, दे आर सर्वेंट नंबर 1 ऑफ द पीपल। Every people is the master, and army and bureaucracy and everybody is serving the same people. चुप हो गया, मैं उसका बड़ा अनपॉपुलर हो गया वहां, बिकॉज दे डिड नॉट लाइक माय स्टेटमेंट। ये जो बात है ना, ये लोगों ने बड़ी टेलर्ड करके बनाई हुई बातें हैं और इससे सबका दिमाग को भर दिया है। इसीलिए हमने नहीं किया, इतनी एडवांस नहीं किया। जब 62 की मारवाड़ तो पड़ गई, जब हम आपको 1967 का एपिसोड बता दूं, तब आपको पता चलेगा कि कैसे फौज सोचती है। नाथुला में चाइनीज घुस आ रहे थे उस समय 67 में, यही ऑर्डर हो गया था कि देखिए आप दवाई मत करिए, अपने वेपन्स मत कैरी करिए, ये पेट्रोलिंग में डंडे के साथ करेंगे जैसे आजकल कहते हैं। तो उधर ही धक्का मुक्की होती थी, एक दूसरे को पुशिंग करते थे। एक धक्का मुक्की में हमारे फौजियों ने, और एक मेजर साहब थे हरियाणा के, उन्होंने किसी पॉलिटिकल कमिश्नर चाइनीज था उसको गिरा दिया, उसको चोट आई, उसने अपने लोगों को बंकर में ले गया और उन्होंने कहा कि आप सब लोग खाली कर दो, नहीं तो मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। मेजर ने हंसी उड़ा दी उसकी, उसने गोली चला दी, 50 लोग मार दिए हमारे मेजर साहब को। मेजर जनरल सगत सिंह राठौर कमांडर था, उसने कहा होल्ड ऑन, उससे जब तक मैसेज दिल्ली भी पहुंच गया, दिल्ली से मैसेज आ रहे थे, देखिए आप हम अभी नेगोशिएशन करेंगे, चुप कर बात करेंगे, आप कोई मिलिट्री एक्शन मत लीजिए।
सगत सिंह राठौर ने कहा मेरे को कोई मैसेज नहीं मिला, उसने आर्टिलरी खोल दी, 498 लोग मार दिए उसने चाइनीज, और 20 साल तक चाइनीज वहां घुसे नहीं। ये तरीका होता है काम। पर अगर मिलिट्री कमांडर, फिर ऑब्वियसली लोग कहेंगे तू गवर्नमेंट के खिलाफ गया, देशभक्त नहीं है, देश के खिलाफ गया, ये सारी बातें होंगी। क्वेश्चन ये है, ये प्रॉब्लम जो हमारी हुई थिंकिंग के कारण, ये थिंकिंग को पहले चेंज करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास आते हैं, चाइनीज को अब पता चल गया है कि भारत की थिंकिंग चेंज हो रही है। जिस तरीके से हमने गलवान में एक्शन लिया, जिस तरीके से हमने किया, उसको पता चल गया अब बात वो नहीं रहेगी। 7 हाइट्स हमने ली थी, कैलाश हाइट्स ली थी। ये जो अब चाइना देख रहा है, चाइना इसलिए चुप। हालांकि चाइना इस समय ये बहुत बोल चुका है कि मैं आपके साथ में साझेदारी करूंगा। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग में था, चाइनीज एम्बेसडर वहीं थे, जनरल नरवाने भी वहां थे, सब थे, एवरीबॉडी वाज देयर। और वहां पे बात हो रही थी कि हम किस तरीके से पीस ले आए चाइना और इंडिया के बीच में। मैंने ये बोल दिया, चाइना अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान की तरफ ले जा रहा है। क्या भारत अपनी थिंकिंग में चेंज लाएगा या अपनी पॉलिसी में चेंज लाएगा? क्योंकि वो पीओके के थ्रू गुजर रहा है ये सारा बात। यार बात आई गई हो गई, उन्होंने कहा नहीं पीसफुल, ये वो कर के हमें करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कहने का बात है, बात अभी पूरी क्लियर नहीं हुई है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गए उस परेड के ऊपर। इसलिए नहीं गए कि बात सही नहीं है। हाँ, अब पीसफुल बात कर रहे हो, ठीक है, हम भी बात करेंगे, पर भारत अब जागरूक हो गया है। ये नहीं कि दौड़ के भाई भाई शुरू कर दें और उछलने कूदने लग जाए। अब वो ठीक है, आप करिए, देखते हैं, आप आगे बढ़िए, हम देखते हैं। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम इसको एक सीरीज के रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने जितनी बातें बताई उसको नटशेल में मैं बताऊं कि क्या हमने भूल की थी चीन को समझने में, क्या हमें करना चाहिए, और आपकी ही बात कि चाइना पर हमें नजर रखनी चाहिए, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना तो चाहिए, लेकिन भावना में आकर के भाई भाई कह करके बॉर्डर पर अपने आप को कमजोर करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हम सब समझने चाइना को, पर हमारे को अपना होमवर्क बहुत करना है। होमवर्क क्या है? हमको पहले अपनी डॉक्ट्रीन लिखनी है। डॉक्ट्रीन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारी डॉक्ट्रीन नहीं थी। वो रैंड कॉर्पोरेशन ने हमको क्या बोला था कि तुम्हारी डॉक्ट्रीन ही नहीं है। सन 47 से लेके 1997 95 तक हमारी वॉर, हमने चाइना के जब लड़ाई करी 62 में, डॉक्ट्रीन नहीं थी। तभी तो एयरफोर्स की जब जरूरत आई, सब पूछ रहे हैं यार एयरफोर्स को लगाएं कि ना लगाएं, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, चाइना हमको बॉम्ब कर देगा। किसी को नहीं पता था चाइना के पास 4 बॉम्बर थे, उनकी भी रेंज नहीं थी तेजपुर के आगे तक, पर फिर भी हमने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई। ये देखिए, हमारे को अब इसकी समझ आनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले देश को डॉक्ट्रीन लिखनी है, सिक्योरिटी डॉक्ट्रीन, पॉलिसी लिखनी है, और किस तरीके से हमको अब इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को संभालना है। हमको ये पूरा पेपर, व्हाइट पेपर लिखना होगा दोबारा से, कोई लिखा नहीं है, दोबारा लिखना होगा। और फिर हमको फिर एट अ ब्रेक नेक्स्ट स्पीड, जो भी स्पीड है, आप अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी, स्वावलंबिता जिसको कहते हैं आप, उसको हमको करना चाहिए। चाहे हमको दिन दुगनी रात चौगनी करनी पड़ जाए, हमको वो करना चाहिए। जितनी जल्दी आप अपने एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जितनी जल्दी इंजन बनाएंगे, अभी भी आपका इंजन नहीं है एयरक्राफ्ट का, आपका टैंक का इंजन नहीं है। आप किस लड़ाई की बात कर रहे हैं कि आप लड़ेंगे चाइना के साथ? आप यूक्रेन की लड़ाई 4 साल हो गए हैं, तो मैंने सोच लीजिए, आप 4 साल हमले हो रहे हैं, दिल्ली पे हमले हो रहे हैं, क्या हालत होगी? क्या आपने अभी सोचा है? आपके पास एक शेल्टर नहीं है अपने लोगों को बचाने के लिए, सिविल डिफेंस की नाम की चीज नहीं है। वो सब कुछ आपको, ये सब कुछ करना है। देखिए, हम मीठी मीठी बातें तो सिर्फ कर लेते हैं, पर असली बात कभी नहीं करते। आपका सिविल डिफेंस ही रेडी नहीं है। आप मैं यहाँ आपको रोकूंगा। लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जज्बा तो है हमारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमने अभी तैयार नहीं किया, ना अभी 11 साल में भी हमने तैयार किया है, जिसपे
हमें आगे बढ़ना है, आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, दिख रहा है मेरे को, आपको भी दिख रहा है। आप बताइए, आपने देखा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर देखा हो तो बताइए, मैं वहां जाने को तैयार हूं। कोई नहीं है। आप बताइए, कब आपने लास्ट टाइम सिविल डिफेंस एक्सरसाइज करी दिल्ली में? कब आपने सायरन सुना? सायरन सुना तो कहां दौड़ के गए? क्या किसी को आपका सिविल डिफेंस नाम की चीज ही नहीं आप दिखा सकते? ये है प्रॉब्लम हमारे को। आप किस बात कैसे लड़ेंगे आप? और उस समय आपको सवाल की जरूरत पड़ेगी। योर आर्मी विल कम आउट, ट्रेन द पीपल, एयरफोर्स विल कम आउट। अपना एयर डिफेंस कैसे लगेगा और एयर रेड वार्निंग कैसे होगी, लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी, तब बात बनेगी। क्योंकि एक बार लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब चाइना को पता चल गया है, अगर रशिया यूक्रेन लड़ सकता है तो इधर लड़ाई क्यों नहीं हो सकती? क्या भगवान ने कोई छापा मार के भेजा है, कोई सर्टिफिकेट दिया या लड़ाई नहीं होगी? हो सकती है। लड़ने वाला होना चाहिए रशिया जैसा, वो तो कर देगा। और चाइना में कोई कमी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अब हम ये बैठ के हो जाएं कि चाइना डरपोक है, उसका दम नहीं है, ये ऐसी बातें सोचना तो ठीक है। जंगल से गुजर रहे हैं, आज शायद शेर सो रहा होगा तो हम निकल जाएंगे। अब ऐसी बातें थोड़ी होती है। बहुत आप महत्वपूर्ण सोचिए। बात कही है सर, चूंकि समय का अभाव है, हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले उस पे स्पेसिफिक बात करेंगे कि डॉक्ट्रिन पर आप बहुत जोर दे रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन क्या बिल्कुल। होना चाहिए सर? मैं उसको कंक्लूड करूं, डॉक्ट्रिन क्या होना चाहिए, इस पर हम आपसे पूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम जो लैक कर रहे हैं, और आपने बहुत स्पेसिफिक उस पर पॉइंट आउट किया है, इस पर सरकारें या मौजूदा सरकार भी कितना एक्टिव मोड में है। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो जब पूरी दुनिया लड़ रही होगी तो हमारे साथ कितने देश लड़ रहे होंगे, क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं या नहीं, ये हमें सोचना चाहिए, जिस पर आपने पॉइंट आउट किया। देश की खातिर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, कड़वी बात कही है। इस बात को हम अगले वीडियो में जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी सर की बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तल्ख बातें कहे हैं, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए इनकी बात पर कमेंट जरूर करिएगा और इनसे सवाल करिएगा, सुझाव इनसे जो मिला है उसे एक्सेप्ट करिएगा। असहमत हो तो उस पर कमेंट करिएगा। इसका जवाब हम अगले वीडियो में प्रफुल्ल बख्शी सर से जरूर लेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।